ओके, सो अल्कली मेटल्स की अपन बात कर रहे थे। तो अल्कली मेटल्स में वो अमोनिया में डिसॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रॉन प्लस ये मिलेगा, और दे हैव इन अमोनिया ना उनकी टेंडेंसी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन देने की। वाटर होता तो वो रिएक्ट करके NaOH बना लेता, या KOH बना लेता, या बेरियम हाइड्रोक्साइड बना लेता, राइट। तो अमोनिया में वो क्या करेंगे, सिर्फ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, हाँ, जब हम ज्यादा मतलब एक्सेस अमाउंट में अगर मेटल को डालेंगे तो ये जो कलर होगा ना, ये अपना कलर चेंज कर देगा। एनसीईआरटी में भी है, लास्ट ईयर आपको इस ब्लॉक में पढ़ाया भी गया होगा। सो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल अमोनिया गिव्स कॉपर ब्रॉन्ज कलर एंड हैव अ मेटालिक लस्टर, दैट्स करेक्ट। वो कॉपर कलर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर अपन एक्सेस में मेटल को डिसॉल्व करेंगे। Dilute solution of alkaline earth metals are bright deep blue color, blue black color, ठीक है, deep blue black color, and due to the spectrum from the solvated electron, that is due to the spectrum from the solvated electron. Concentrated solution of alkaline earth metal in ammonia gives bronze color, that's correct, bronze color दोनों में ही बनता है। मतलब evaporation of ammonia, अगर हम अमोनिया को evaporate करते हैं तो evaporation of ammonia from the solution of alkali metal yields a metal with but the alkaline earth metal evaporate ammonia to give hexammoniates, that is, हाँ, तो अगर हम अल्कली मेटल की बात करें तो वो जब इवेपोरेट करते हैं तो वील गेट द मेटल, लेकिन जो अपने पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उन पे ज्यादा चार्ज होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल पे +2 चार्ज होता है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल पे अगर +2 चार्ज होगा तो उनका लुईस एसिड जैसे बिहेव करने का टेंडेंसी ज्यादा होता है। तो वो क्या करता है कि जब अपन ड्राई करते हैं इसको अमोनिया को सोल्यूशन से, मेटल को, जब अपन ड्राई मेटल प्लस अमोनिया होगा, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो जब इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो वी गेट सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन एज वेल एज दिस, यहाँ भी बनेगा। लेकिन जब अपन इवेपोरेट करते हैं तो इवेपोरेशन के लिए थोड़ा हीट करना पड़ता है। हीट करेंगे तो ये क्या होगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से उसमें ज्यादा लुईस एसिडिक कैरेक्टर है, तो ज्यादा लुईस एसिडिक कैरेक्टर होगा, और अमोनिया बेसिक होता है, लुईस बेस, तो ये ना कॉम्प्लेक्स बना लेता है ऐसे, मेटल अमोनिया हेक्सामोनिएट कॉम्प्लेक्स बना, 6 2 पॉजिटिव ऐसे। ये अल्कली मेटल नहीं बना सकते क्योंकि अल्कली मेटल्स आर वीक लुईस एसिड्स, और वीक लुईस एसिड्स कैन नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आप पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो मेटल पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए, तो वो कॉम्प्लेक्स बनाना है। So I think all the sentences are correct, and all the sentences are from NCERT. NCERT में ये सारे पॉइंट थे। DPP सॉल्व करने का फायदा यही है, NCERT से भी वो काफी चीजें पूछ लेते हैं और काफी अच्छा होता है अपन को पढ़ना उससे। चलो दूसरा 11th वाला पूछा था, मैं 11th वाला देख लेता हूँ। चलो बेटा ठीक है, वो अपन देख लेते हैं 11th वाले में क्या है, और कोई क्वेश्चन होगा तो आप बता देना। 11th वाले में मुझे गिवन है, ठीक है। अब 11th वाला तो वेपर प्रेशर से कोरिलेटेड है, तो अपन देख लेते हैं। 11th वाले में अपन को गिवन है, दैट इज अ लिक्विड A एंड B फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, मेरे पास दो लिक्विड्स हैं A एंड B, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। A and B that forms ideal solution. At certain temperature, the total vapor pressure of the mixture is given to us. भाई मुझे PM given है, that is equal to 400. ठीक है। The mole fraction of A in the liquid in the equilibrium with the vapor phase is 0.4. ठीक है। So इसका mole fraction of A will be equal to 0.4. तो इसका mole fraction of B will be equal to 0.6. We know that. अपन से पूछा है in the vapor phase is this. If the vapor pressure ratio, that is 0.4, तो अपन को given है the mole fraction is 0.4. If the vapor pressure ratio PA naught upon PB naught, so PA naught upon PB naught. So if the vapor pressure ratio for the liquids at this temperature is 1/6, तो लो भाई ये 1/6. What is the partial pressure of A in the vapor state? ठीक है, partial pressure of A in the vapor state पूछा है अपन से। So if the vapor pressure ratio is this, तो partial pressure of A in the vapor state पूछा है तो बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं।
देख भाई, वो अपन से कह रहा है हमारे पास ए और बी है, तो लिक्विड बना रहे हैं, वो सॉल्यूशंस बना लेते हैं, और ये लिक्विड है। इसका मोल फ्रैक्शन अपन को गिवन है, इसका भी मोल फ्रैक्शन गिवन है, x is equal to 0.4 0.6, ये 0.6 गिवन है अपन को। अभी अपन को YA पूछना है वो कि वेपर स्टेट में बताओ YA कितना होगा, तो ठीक है बता देंगे, लेकिन अपन को PA नॉट PB नॉट का रेशियो गिवन है इसमें, और PM भी गिवन है, तो ठीक है। सो PM इज इक्वल टू, अपन क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एक इक्वेशन तो ये आ जाएगा अपने पास, PA नॉट इज इक्वल टू, PM इज इक्वल टू, अपन को पता है PM इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास, आप आइडियल गैस इक्वेशन तो अपन को आइडियल सॉल्यूशन के लिए तो पता है कैसे यूज करते हैं, PA नॉट इंटू एक्स से प्लस PB नॉट इंटू एक्स, ये तो अपन को पता है, तो अपन एक इक्वेशन तो बना सकते हैं, है ना। ये अपन को गिवन है, तो PA नॉट यहाँ से अपन एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये अपन को 400 गिवन था, PA नॉट और PB नॉट अपन को गिवन है, तो अपन इसमें ना PA नॉट ऐसे लिख लेते हैं, PB नॉट इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ PA नॉट, सो PA नॉट इंटू एक्स से मुझे 0.4 गिवन है, प्लस 6 PA नॉट इंटू एक्स भी मुझे 0.6 गिवन है, तो यहाँ से मेरे पास PA नॉट आ जाएगा, सो 400 विल बी इक्वल टू 0.4 PA नॉट प्लस 36, सो 3.6 इंटू PA नॉट, ये इतना आ जाएगा, सो PA नॉट विल बी इक्वल टू 100, और PB नॉट कितना हो जाएगा, तो ये अपन को 100 गिवन है, तो PB नॉट इज इक्वल टू 600, ये अपने पास आ गया। अब PA नॉट PB नॉट गिवन है, तो अपन को याद होगा आपको कि मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको वेपर और है ना, एक ही वेसल में अगर आपको कभी भी, है ना, आपको सॉल्यूशन मतलब लिक्विड और वेपर्स दोनों में रिलेशन बनाना है, तो आप ऐसे इक्वेशन को इक्वेट कर लेना, PA नॉट इंटू एक्स ए डिवाइडेड बाय YA इज इक्वल टू PB नॉट इंटू XB डिवाइडेड बाय Y। वैसे मुझे ये भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, आपको शुरू करने के लिए ऐसे बता सकता हूँ मैं, क्योंकि अपन को पता है PA नॉट अपन PB नॉट में यहाँ से लिख सकता हूँ, उसने अपन से YA पूछा है कितना होगा, तो देखो PA नॉट इंटू एक्स ए अपन YA इज इक्वल टू PB नॉट इंटू XB डिवाइडेड बाय, मैं इसको 1 माइनस YA लिख सकता हूँ, इनमें से सब कुछ अपन को पता है, अपन को बस YA पूछा है, हो गया। PA नॉट वैसे भी अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, वरना मैं PA नॉट अपन PB नॉट डायरेक्टली यूज कर लेता वहां से, ये अपन को गिवन था ना, मैं इसको इधर ले आता हूँ, अपन को एक्स ए भी गिवन है और YA भी, XB भी गिवन है, सो YA अपन 1 माइनस YA मिल जाता है, YA कैलकुलेट कर लेते हैं, हो गया अपना क्वेश्चन। तो PA नॉट अभी तो अपन कैलकुलेट भी कर चुके हैं, वरना मैं इसको सीधा ही रेशियो ले लेते ना अपन, 1/6 अपन को गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 0.4 डिवाइडेड बाय ये 0.4, 0.4 डिवाइडेड बाय 0.6 अपन को पता है, लो भाई आपका आंसर आ गया, YA अपन बाय 1 माइनस YA, so 0.4 upon 3.6 will be equal to, that is YA upon Y, 1 minus Y, लो अपना YA आंसर आ गया, मुझे लगता है अपन सब कैलकुलेट कर सकते हैं, so 0.4 minus 0.4 YA है ना, is equal to 3.6 YA, तो we can write that YA कितना आएगा अपने पास, इसको उधर लेके जाते हैं, 0.4 minus that is equal to 4Y, so YA is equal to आ गया अपने पास 0.4 divided by 4, that is, लो भाई अपने पास आंसर आ गया, that is what we have to calculate. पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पूछा है इसने हमसे, तो ये तो बड़ा इजीली आ जाता ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मतलब ये, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मतलब ये, तो PA नॉट तो अपन कैलकुलेट कर चुके थे और एक्स अपन को पता था, तो इतना सारा देने की जरूरत क्या थी, उसको पता नहीं, अपन तो यहीं से बता देते हैं, इतना सारा लिखने की जरूरत क्या थी। विच कंसेप्ट इज यूज्ड इन क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि विच कंसेप्ट इज यूज्ड इन क्वेश्चन नंबर 2,
द पेयर्स ऑफ कंपाउंड व्हिच कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। देख सारे कंपाउंड अपन को जो गिवन है ना, उसमें अपन क्या सोचेंगे ना कि अगर उन दोनों को एक साथ एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए तो क्या होना चाहिए? एसिड बेस। भाई एक एसिड और दूसरा बेस नहीं होना चाहिए, वो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर दो बेसिस है कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम। भाई Na2CO3 है और NaHCO3 है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। लेकिन Na2CO3 तो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा, लेकिन अगर मैं NaOH प्लस NaHCO3 कहूंगा तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और इसमें प्रोटॉन। तो अपन ने काफी टाइम पढ़ा हुआ है, इसको NaOH से रिएक्ट करेंगे तो Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें कभी भी ना एसिड बेस एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो अपन को ये देखना होगा। जैसे अपन कहेंगे भाई कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड तो ज्यादा ही कुछ बेसिक हो गया, तो वो तो सभी को पता होगा। ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये बेसिक है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अपन उसमें चेक कर लेंगे भाई। फर्स्ट वाले में दोनों सॉल्ट है, वो इस टाइप का, ए ऑप्शन इस टाइप का है, तो वो दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। Na2, तो ये तो मैंने एग्जांपल में दे दिया। NaOH और NaH2PO, तो NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस और NaH2PO4 है ना, इट इज एसिड, तो ये तो प्रोटॉन देगा ना, ये दोनों थोड़ी एग्जिस्ट कर सकते हैं सब, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस। थर्ड वाले में विल राइट दैट NaHCO3 वो भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी एग्जांपल दिया मैंने, ये स्ट्रॉन्ग अगर है तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, तुमने कहा मुझे कि मतलब सिलिकॉन्स को एक बार बताओ क्या है। ठीक है, बताते हैं सिलिकॉन्स क्या है। Which of the following statement about the silicons is true? They are stable towards heat. बिल्कुल। Silicates, silicates are borosilicate, जो माइक्रो ओवन में होता है ना, जो बर्तन यूज करते हैं पर माइक्रो ओवन में, दे आर बोरोसिल। बोरोसिल इज बोरॉन सिलिकेट कॉम्प्लेक्स। सो सिलिकॉन्स आर हाईली स्टेबल। तो उनको सिलिकेट्स जो होते हैं उन्हीं के यूटेंसिल्स या बर्तन अपन यूज करते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर पे, वो दैट इज माइक्रो ओवन में, तब तो ब्रेक नहीं होंगे, मतलब दे आर स्टेबल टुवर्ड्स द हीट। Their viscosity does not vary significantly with temperature. अब they are glass, तो glass is a super cool liquid, और ग्लास का विस्कोसिटी चेंज होता है बिकॉज अमरफस है ना, अमरफस होगा तो विस्कोसिटी चेंज होगा हीट करने से, बट सिलिकॉन्स में नहीं होगा, दे आर हाईली स्टेबल। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नो नो, सिलिकॉन सिलिकेट्स आर नॉट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा होता तो हमें बर्तन में भी करंट लगता, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। नो नो, दे आर वाटर रिपेलिंग, दे आर नॉट वाटर अट्रैक्टिंग। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर अट्रैक्टिंग। किसी और को कोई डाउट है? ठीक है, किसी और को कोई डाउट है तो आप बता दो। कोई कंसेप्ट भी जैसे आप पूछते हो ना कि इसमें क्या कंसेप्ट है, वो भी अच्छा, मतलब ठीक है भाई, कंसेप्ट तो बताओ उसमें क्या है। अगर किसी और को कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज वी कैन स्टार्ट सॉलिड स्टेट। ओके, किसी और को कोई डाउट नहीं? किसी को कोई डाउट? ठीक है, फिर मैं इसमें कैमेन्फो पढ़ा आपने? कैमेन्फो भी सॉल्व करना था इसका। चलो फिर मैं एक और डीपीपी दे देता हूँ होमवर्क, है ना। एक और डीपीपी, नेक्स्ट डीपीपी जो है ना 3 के बाद, डीपीपी नंबर 4 आपको, डीपीपी नंबर 4 अब आपका अगला होमवर्क होगा। डीपीपी नंबर 4 आपका अगला होमवर्क होगा। डीपीपी नंबर 4 है, उसको सॉल्व कर लेना। कैम इन्फो में जो कंसेप्ट दिया है उसको बता दूं? बता देता हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल बता देते हैं उसको, क्या है वो कंसेप्ट।
क्या इन्फो वाला चलो देखते हैं क्या है क्या इन्फो वाला कंसेप्ट। ग्राफ वाला पार्ट, हाँ वही बताऊंगा फिर सारे, बोलूंगा तो बताऊंगा तो कंसेप्ट बताऊंगा तो फिर सारे क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे, फिर मेरी जरूरत नहीं। अच्छा देख, वो जो ग्राफ अपन को गिवन है ना, उस ग्राफ में विल से दैट इट इज लाइक दिस, वो ना प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है, ठीक है। अब वी नो दैट कि जैसे आइस है, इक्विलिब्रियम होगा वाटर के साथ, और वाटर होगा तो वो इक्विलिब्रियम बना सकता है वेपर के साथ। तो अपन कहेंगे कोई तो ऐसा पॉइंट होगा, जनरली अपन कहते हैं वाटर और वेपर का इक्विलिब्रियम बन जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस और वाटर का इक्विलिब्रियम बन जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कोई तो ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर होगा जब ये तीनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, उस टेम्परेचर और प्रेशर को अपन बोलते हैं द ट्रिपल पॉइंट ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है ना। तो उसको अपन कहते हैं द ट्रिपल पॉइंट। तो कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जहां पर एक ऐसा प्रेशर और टेम्परेचर का वैल्यू जहां वो ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करता हो, तो वो काफी कम टेम्परेचर पर होता है, मतलब 100 और 0 से भी नीचे होगा, ये पक्का है कि 100 और 0 से भी वो नीचे होगा, ठीक है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, आप मतलब एक बार बता दो मुझे। तो देखो होता क्या है ना, सभी का ग्राफ ऐसे आएगा, कुछ कुछ ट्रिपल पॉइंट का एक जैसा ही ग्राफ होता है। तो ट्रिपल पॉइंट के लिए अपन ग्राफ क्या करेंगे, ऐसे। तो ये ग्राफ है ट्रिपल पॉइंट के लिए कि भाई इस मैं बना देता हूँ ऐसे, वो ग्राफ फॉर द वाटर वाले के लिए बना देता हूँ, वाटर के लिए ही बना देता हूँ ऐसे ग्राफ। सभी के लिए ऑलमोस्ट एक जैसा ही ग्राफ आता है, मतलब अलग अलग नहीं होता है, ग्राफ इज लाइक दैट। तो अपन क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना जहां तीनों लाइंस मीट कर रहे हैं, एक्चुअली ये उस मॉलिक्यूल का ट्रिपल पॉइंट होगा जिसका आपने ग्राफ बनाया होगा, मतलब दिस इज अ ट्रिपल पॉइंट। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, ये वो प्रेशर है और ये वो टेम्परेचर है जहां ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। अपन कहेंगे यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर अपन लिखते हैं ए, उसको लिख लेते हैं ओ, इसको लिख लेते हैं बी, और इसको लिखते हैं सी। अब हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या, रेडियस रेशियो, बिल्कुल रेडियस रेशियो पढ़ाया था ना, अपन ने शुरू किया था शायद रेडियस रेशियो पढ़ाया था, हाँ पढ़ाया था। तो अनिश कोई प्रॉब्लम है उसमें बेटा, वो कैमेन वो डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ये है ना, अब ये जो ग्राफ्स है ना, यहाँ पर जो ये वाला पार्ट होगा ना, ये रिप्रेजेंट करेगा सॉलिड वाले पार्ट, ये रिप्रेजेंट करता है लिक्विड वाले पार्ट, और ये रिप्रेजेंट करता है गैस वाले पार्ट। मतलब ये सारा पार्ट जो है बिलो दिस इट विल बी अ गैस, बिटवीन दिस ये इसका लिक्विड पार्ट एग्जिस्ट करे, शो करे, रिप्रेजेंट करेगा, और इस पार्ट को ये सॉलिड रिप्रेजेंट करेगा। तो अपन क्या बताएंगे कि भाई किसी भी पॉइंट पे अगर किसी इधर, मतलब सपोज करते हैं मेरी मर्जी, मैं तो कहूंगा बताओ P1 प्रेशर है और T1 टेम्परेचर है, बताओ क्या एग्जिस्ट करेगा। तो अपन कहेंगे चलो दोनों का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, स्ट्रेट ऐसे बना देते हैं कि भाई ये अपना लाइन ड्रॉ किया, और यहाँ पर टेम्परेचर है। तो ये जो पॉइंट होगा ना, तो अपन कहेंगे देखो भाई, इस टेम्परेचर पे और P1 प्रेशर पे ना द कंपाउंड एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट। क्यों? क्योंकि वो इस लाइन के इधर आ रहा है पॉइंट। तो अगर वो इस लाइन के इधर आ रहा है पॉइंट, तो फिर ठीक है, अपन ने कहा कि भाई वो सॉलिड ऐसे एग्जिस्ट करेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर अच्छा बताओ इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए। मेरे पास एक पॉइंट है इधर, इसको एक्स ले लेते हैं अपन। अगर ये पॉइंट होता तो ये वाई पॉइंट है, तो अपन कहेंगे वाई पॉइंट पे ये तो पक्का है कि वहां लिक्विड एग्जिस्ट करेगा, वो कंपाउंड जो है वो लिक्विड जैसे एग्जिस्ट करेगा अगर इसके अंदर आ रहा है।
तो यहाँ पर y पॉइंट पे वो लिक्विड जैसे एग्जिस्ट करेगा, पॉइंट y पे, मतलब यहाँ पर प्रेशर ये है और टेम्परेचर ये होगा, तो इस प्रेशर और टेम्परेचर पे ये लिक्विड जैसे एग्जिस्ट करेगा। तो इसको T2 कर लेते हैं, इसको P2। तो इसका मतलब है आप अगर कोई पॉइंट Z पॉइंट यहाँ लिखोगे तो आप ये बता रहे हैं कि वो मतलब इट विल बी इन, ये पॉइंट Z अगर लिखूंगा मैं तो मैं कहूंगा वो कंप्लीटली गैसियस स्टेट में करेगा P3 और T, ये ऐसे अपन बता देंगे। अब अगर मान लो मैंने कोई पॉइंट लिखा इस लाइन पे, एक पॉइंट मैंने यहां पर लिखा, अगर कोई भी पॉइंट आप इन लाइंस पे लिखोगे ना तो मैं इक्विलिब्रियम की बात करूंगा। अगर आप कहोगे ये पॉइंट है P, तो मैं कहूंगा पॉइंट P मतलब इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे, ये प्रेशर P4 हो गया और टेम्परेचर T4 हो गया। P4 और T4 पे देयर विल बी ए लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, मतलब ये लाइन जो है वो लिक्विड और गैस को रिप्रेजेंट करता है ना, तो देयर विल बी ए लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम उस प्रेशर पे और उस टेम्परेचर पे, वो लिक्विड गैस, ठीक है। और अगर मैंने इस पे रखा तो किसी ये पॉइंट ले लिया तो फिर अपन कहेंगे इधर वो सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम, मतलब अगर किसी लाइन पे कोई पॉइंट लोगे आप तो मैं इक्विलिब्रियम बताऊंगा, लाइन के इधर लोगे तो सारा सॉलिड, लाइन के उधर है तो सारा लिक्विड, इधर है तो सारा गैस। और अगर मान लो मेरी मर्जी, मैं तो कहूंगा कि भाई मेरे पास ये प्रेशर और ये टेम्परेचर है, अब बताओ, तो मैं कहूंगा देयर विल बी अ सॉलिड एंड गैस इक्विलिब्रियम, मतलब सब्लिमेशन की बात कर रहा हूं। भाई इस पॉइंट पे आप क्या करोगे, वेपराइजेशन की बात करोगे, इस पॉइंट पे आप क्या करोगे, दैट विल बी मेल्टिंग की बात करोगे, इस पॉइंट पे आप क्या करोगे, सब्लिमेशन की बात करोगे, क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम कौन कौन सा होगा, ये सारा पार्ट इधर सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है और ये पार्ट तो नीचे वाला गैस को रिप्रेजेंट करता है, तो अपन कहेंगे इट इज सब्लिमेशन। तो अपन कहेंगे देखो भाई P1 पे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज सॉलिड, ठीक है। P2 पे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज लिक्विड, ठीक है। और P3 पे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज गैस। अगर हम P4 की बात करें तो एट P4 द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज, P4 पे आपने लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम बताया, सो लिक्विड इक्विलिब्रियम विद गैस। और P5 पे दैट इज सॉलिड इक्विलिब्रियम विद गैस। लो भैया, अब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये आपका कैम-इन्फो का ग्राफ था और यही वो ग्राफ है। आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आपसे ट्रिपल पॉइंट वाले ग्राफ से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये रिपीट करेगा, ठीक है। तो आप चाहो तो क्वेश्चन पढ़ के देख भी सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आप अपने आप सॉल्व करना और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बताना। तो डीपीपी नंबर 4 आपका होमवर्क होगा, डीपीपी नंबर 4 ये आपका होमवर्क है। और डीपीपी नंबर 5 को भी एक बार देख लेते हैं, अगर उसमें भी सोल्यूशन ही चल रहा है तो उसको भी बोल सकता हूँ होमवर्क के लिए। डीपीपी नंबर 4 सोल्यूशंस है सारा का सारा, और डीपीपी नंबर 5 में भी आई थिंक इट इज इसमें, लेकिन आइसोथर्मल वगैरह काफी है मैं देख रहा हूँ, तो उसमें रुक जाते हैं। डीपीपी नंबर 4 आपका होमवर्क है, तो ये आपका होमवर्क होगा। फिर शुरू करते हैं अपन, मतलब आगे पढ़ना। रेडियस रेशियो की बात चल रही थी अपने लास्ट टाइम। तो लास्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग कि भाई रेडियस रेशियो की बात कर रहे थे अपन, राइट ना। तो अपन को कैलकुलेट करना था, मैंने आपको बताया था, मैं ये हटा रहा हूँ। So we can discuss
रेडियस रेशियो। ट्रिपल पॉइंट पे तीनों फेस इक्विलिब्रियम पे होंगे, बिल्कुल ट्रिपल पॉइंट पे तीनों फेस इक्विलिब्रियम पे होंगे, राइट। एट द ट्रिपल पॉइंट ऑल फेसेस विल बी एट, मतलब तीनों सॉलिड लिक्विड और गैस वो इक्विलिब्रियम पे होंगे। सो पॉइंट ओ पे अपन बताएंगे कि वो, राइट ना, तीनों एग्जिस्ट करेंगे, लिक्विड सॉलिड लिक्विड एंड गैस। लास्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग द रेडियस रेशियो, अपन उसे ही कंटिन्यू। रेडियस रेशियो वैसे तो मैंने आपको बताया था कि देखो भाई, बाय डेफिनेशन वी से दैट, बाय डेफिनेशन अपन ने लिखा था रेडियस रेशियो इज दैट इज साइज ऑफ कैटायन ओवर साइज ऑफ एनायन। ये मैंने लास्ट टाइम, मुझे याद है मैंने आपको डेफिनेशन में बताया। So by definition, we say that radius ratios are positive upon R negative. And we can also say that radius ratio is a radius ratio that is equal to size of small atom. ठीक है ना, साइज ऑफ स्मॉल एटम अपन ने R ले रखा है, डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ लार्ज एटम। वो इस टाइप से भी अपन रेडियस रेशियो बता सकते हैं, ये अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा। तो बाय डेफिनेशन वी कैन से दैट रेडियस रेशियो क्या होता है, वी नो दैट। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं अपन रेडियस रेशियो में कि भाई कैसे, ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया लास्ट। ठीक है, अब अपन चेक कर लेते हैं, दैट इज 0.1 लिख लेते हैं अपन। सो दैट इज रेडियस ऑफ एटम। हम कितने, मतलब इसमें अपन को ये चेक करना है कि भाई वॉइड अगर हमें गिवन है कोई वॉइड, तो उस वॉइड में कितने बड़े साइज का एटम अपन रख सकते हैं, दैट इज रेडियस। सो ट्रायंगुलर वॉइड की बात करते हैं अपन। तो ट्रायंगुलर वॉइड अगर अपन लिखेंगे वॉइड, तो ट्रायंगुलर वॉइड में वर्बल आते हैं पे अपने पास मतलब दिल से दट की 3 एटम। ट्रायंगुलर वॉइड बनाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, 3 एटम ऑफ सेम साइज लेने पड़ेंगे। ऐसे मैंने 3 एटम ले लिए, दे आर ऑल आर ऑफ सेम साइज। तो यहां जो वॉइड बना रहा है ये खाली जगह, इसमें हम कितने बड़े साइज का मैक्सिमम, मतलब अपन यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम, तो अपन कहेंगे भाई ट्रायंगुलर वॉइड में कितने बड़े साइज का एटम रख सकते हैं। तो अपन कहेंगे देखो भाई, इसमें जो छोटा एटम रखेंगे अपन इसमें वॉइड में, तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, ये सपोज करते हैं ये वो छोटा एटम है जो मुझे इसमें रखना है, स्मॉल एटम। तो इसका साइज मुझे कैलकुलेट करके बताना है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई, बता सकते हैं अपन कि भाई यहां से अपन ऐसे एक तो बना लेते हैं क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में अपन क्या करते हैं, एक बाइसेक्टर बना लेते हैं। इसके सेंटर से लेके अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ तक एक बाइसेक्टर बना लेते हैं। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सबके, ऑब्वियस सी बात है, सभी में अपन को पता है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे बॉड एंगल इक्वल होंगे, 60 होंगे, क्योंकि बॉड लेंथ इक्वल है। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे, ये एंगल तो अपन को पता है। अब बड़े वाले एटम का रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर, और छोटे वाले एटम का रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर। सो लेट द रेडियस ऑफ स्मॉल एटम इज स्मॉल आर, एटम इज आर, एंड लार्ज एटम इज कैपिटल आर, है ना। लार्ज एटम इज, अपन ऐसे बता देते हैं भाई कैपिटल आर। तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपन पास ये गिवन है, मतलब अब, और ये आर हो जाएगा, ये जो अपन ले लेते हैं इसको ए बी सी ऐसे लिख लेते हैं, इस पॉइंट को अपन डी लिख लेते हैं, और इधर वाले पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसको अपन पी लिख लेते हैं, पॉइंट उसको पी बना देते हैं। तो मुझे एक बात पता है कि भाई देखो, सी पी विल बी इक्वल टू आर प्लस आर, ये एक है, और मुझे गिवन है सी डी इज इक्वल टू दैट इज आर, ये गिवन है। तो क्या इससे आर कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, जबकि अपन को ये पता है कि ये 30 डिग्री है। तो क्या लेना चाहिए अपन को, बताओ, मतलब विल टेक कॉस 30 डिग्री। सो कॉस 30 डिग्री ले लेते हैं और बता देते हैं भाई कितना आएगा। सो दैट इज आर अपॉन आर प्लस आर।
तो इससे बताओ आर कितना है अपने पास, आर कितना है अपने पास। और इस कैलकुलेशन में एक बात ध्यान रखना, द सेंटर ऑफ ऑल फोर एटम्स लाइज इन द सेम, मतलब चारों एटम पे जो सेंटर है ना, मतलब ये छोटा वाला एटम जो इसमें रखा हुआ है ना वर्ड में, इसका सेंटर और इन एटम के सेंटर्स जो है वो एक ही प्लेन में होना चाहिए, देन वी विल से दैट द आइडियल साइज। ठीक है ना, तो तब अपन उसे आइडियल साइज मानेंगे, तो वो एक ही प्लेन में होना चाहिए, तो अपन उस टाइप के अरेंजमेंट में को बोलते हैं अपन ट्रायंगुलर वॉइड। तो आपको एटम समझ में थे, मैं पहले अपन ने तीन बड़े एटम्स रखे और तीन बड़े एटम से जो वॉइड बना उसमें उतने बड़े साइज का एटम उसमें ऐड किया या उसमें वॉइड में डाल दिया, सो दैट कि और उस छोटे एटम को वहां तक लेके जाना होगा वॉइड के अंदर, सो दैट कि उसका सेंटर इन बड़े एटम के सेंटर के प्लेन में है। उस टाइप से अपन को उससे बताना पड़ेगा। तो अपन कहेंगे कितना आ गया अपने पास, कैलकुलेट कर लिया कितना आ रहा, आर इज इक्वल टू कैलकुलेशन के बाद 0.155 आ रहा, ये लो भाई इतना आ रहा होगा। ठीक है, तो अपन इसको कैलकुलेट करके और बता देते हैं। ठीक है, cos 30 तो अपन को पता है, इट इज 0.866, राइट, अपन सबको पता है। तो ये 0.866 है, वी आर एबल टू कैलकुलेट लाइक दैट। तो 0.866 है तो 0.86 0.85 का रहता है, तो वो तो 0.15 आर के ऐसे आ जाएगा अपने पास, so we are able to write that। तो इसमें हमें एक बात ध्यान रखना है कि द सेंटर ऑफ ऑल दी फोर एटम्स लाइज इन द सेम। ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आ गया भाई, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। और रूट 3 अपन को पता है क्या होता है, रूट 3/2 करना है, तो रूट 3 अपन सबको पता है क्या होता है, 1.7। कैलकुलेट कर लेते हैं, बता। तो और इसमें इनके बीच का डिस्टेंस ऑब्वियस ही बात है, a इज इक्वल टू 2r होगा, तभी अपन उसे वॉइड बोल पाएंगे। ये किसी को डाउट नहीं। अब अपन टेट्राहेड्रल वॉइड में अपन को पता है भाई, अपन को टेट्राहेड्रॉन बनाना है, टेट्राहेड्रल। और इसमें अपन कहेंगे जैसे अपन ने लिखा ना इसमें, भाई द सेंटर ऑफ ऑल फोर एटम्स शुड लाई इन द सेम प्लेन, तो अपन इसमें ऐसे ही बता सकते हैं कि भाई देख, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्मॉल एटम इज 3। वो कितने एटम को टच कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर। टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करते हैं। अब अपन सबको याद है कि भाई टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आप कैसे बताते हैं। अगर एक बार आपको अरेंजमेंट समझ में आ गया तो फिर अपने आप ही सही समझ, थोड़ा सा मैथ्स। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में तो अपन कहते हैं कि भाई देखो, तीन एटम तो मैं ऐसे रखूंगा ऑफ द सेम, और एक एटम इनके ऊपर रखते हैं, एक एटम को इनके ऊपर रखते हैं, जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड अपन ने बनाए और सीखे। तो अगर मैं एक एटम को इनके ऊपर रखूंगा, तो इस ये जो वॉइड था, उस वॉइड में मैंने ये ब्लू वाला एटम रखा जो इन तीनों से, वो अपन कहते हैं टेट्राहेड्रल। अब अगर हम चेक करेंगे तो टेट्राहेड्रल, वैसे तो अपन को टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट पता है क्या होता है, कि भाई देखो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर मतलब अपन ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज एक ब्लू वाला एटम ऐसे, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के लिए अपन कहेंगे भाई देखो, एक ऐसे चार एटम्स होंगे, ऐसे इधर अपन टेट्राहेड्रल बनाते हैं ना, पहले अपन टेट्राहेड्रल नहीं बना देते हैं। मैं बस आप एक बार अगर समझ में आ गया ना कि क्या है टेट्राहेड्रल, तो आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी कैलकुलेशन में, आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, देखो भाई टेट्राहेड्रॉन मेरे लिए ऐसे होता है,
अभी तक जो आपने बताया उसमें आपने बताया कि 3 एटम तो ऐसे रखेंगे जो आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, ये तीनों एटम, इनसे आपने ट्राइंगल बनाया, वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपने ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया और ऊपर एक इनसे जो वॉइड बना, उस वॉइड में आपने ब्लू वाला एटम, ये ब्लू वाला एटम। अब इन तीनों से एक मैं बना सकता हूं, दैट इज इन तीनों से अपन एक बना सकते हैं ट्राइंगल। तो मैंने मान लो एक इन तीनों से ट्राइंगल बना दिया ऐसे, ये तीनों से ट्राइंगल बनाऊंगा तो इट विल बी लाइक दिस। भाई ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, ऐसे बन गया। अब उस ट्राइंगल के अगर अपन देखा जाए, उन तीनों से ट्राइंगल बनाया, तो ये ट्राइंगल ही तो बना हुआ है जो आप इन तीनों से बना रहे हैं। और ये छोटा एटम जो रखा हुआ है वो वॉइड में ही तो रखा हुआ है, ट्राइंगुलर वॉइड। तो अगर मैं यहां में उतना ही बड़े साइज का एटम यहां रख दूं तो अपन कहेंगे भाई आप एक बार देखो, अगर आप ऐसे लिखते हो, अगर आप ऐसे लिखते हो तो टेट्राहेड्रॉन कैसे अरेंजमेंट होता है अपन को पता है, दिस इज द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, भी और ऐसे होता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। अपन कहेंगे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में आप अभी जो बता रहे थे ट्रायंगुलर वर्ड में, वो इन तीनों को ज्वाइन करके एक बना रहे थे ट्रायंगल, और इनके बीच में जो बाइसेक्टर बन रहा था इन्हीं के प्लेन में, तीनों के सेंटर के प्लेन में आप यहां एटम को रखेंगे। और जबकि टेट्राहेड्रल में हमको कहां एटम को रखना है, तो मैंने ये पकड़ा क्योंकि सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रल ये है। तो इस एटम को अगर हम इस एटम को ऊपर लेके जाएंगे, अगर इस एटम को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे इन तीनों में, ये तीनों एटम पे जो रखा था और उन्हीं तीनों एटम के प्लेन में था, अगर मैं इस एटम को ऊपर की तरफ निकालूंगा तब तो मैं उसका साइज बढ़ा सकता हूं। क्योंकि अगर मैं इन तीनों को डिस्प्लेस किए बगैर अगर इस एटम को आप बाहर निकालोगे तो उसका साइज मैं बढ़ा सकता हूं फिर तो धीरे धीरे। तो वैसे वो साइज बड़ा क्यों रहेगा, ताकि वो टेट्राहेड्रॉन के सेंटर में आ जाए। टेट्राहेड्रॉन के सेंटर में एक्चुअली इससे तो बड़ा साइज का एटम रखा जाए, तो टेट्राहेड्रॉन के सेंटर में उससे बड़ा एटम क्यों रखा जाएगा। तो अपन कहेंगे भाई आप बॉन्ड एंगल चेक कर लो ना, इधर कितना बॉन्ड एंगल था, ये ट्रायंगुलर वॉइड था, अपन को पता है यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होगा, जबकि टेट्राहेड्रॉन में कितना बॉन्ड एंगल होता है 109.28 मिनट्स। अपन को पता है कि भाई आप जो बॉन्ड एंगल बनाते हो, वो बॉन्ड एंगल यहाँ पर जो बनेगा, वो इसमें सारे के सारे बॉन्ड एंगल कितने होते हैं 109.28, जबकि ट्रायंगुलर वॉइड में कितना था अगर अपन इससे बनाते तो वो 90 डिग्री होता। तो अभी तो हम कहेंगे कि भाई रेड वाला एटम जो अपन रख रहे हैं इसमें, इसमें जो वॉइड में एटम रखेंगे वो वॉइड वाला एटम इधर होना चाहिए, ये वॉइड में रखा होगा एटम। तो ये जो रेड वाला एटम है उसमें कहां रखा होगा, तो अपन कहेंगे देखो ये रेड वाला एटम जो है ना, अगर मैं ट्रायंगुलर वॉइड में रखूंगा जैसे ये रखा है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड में तो वो एटम को चारों को टच करना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे कि इस एटम का इसमें साइज बढ़ाते हैं इनको डिस्प्लेस किए बगैर। अगर इनको डिस्प्लेस किए बगैर आप साइज बढ़ाओगे तो वो एटम बाहर की तरफ आना शुरू, अगर वो एटम बाहर की तरफ आना शुरू होगा तो ऑब्वियस सी बात है अपन उसको तब तक बाहर लेके आएंगे जब तक कि वो ब्लू वाले एटम को टच नहीं करेगा। तो मैंने यहां पर था पहले वो रेड वाला एटम, बाहर की तरफ लेके गया 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 ऊपर तक आया, तो फिर वो इसको टच किया तो वो सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन में अपन कहेंगे कि जो एटम रखा होगा रेड वाला एटम वो थोड़ा बड़ा, क्योंकि वो इन चारों को टच करेगा, ऊपर वाले ब्लू वाले एटम को और तीनों ब्लैक वाले। सो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ हमारे लिए तो कि जो ये रेड वाला एटम इधर है, जैसे यहाँ रेड वाला एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 3, यहाँ रेड वाले एटम का द एटम इन द void has coordination number 4, in the void has coordination number is equal to 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पर ने पढ़ा हुआ है, कोई भी एटम को कितने एटम टच करते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 4। अब ये एटम सभी को टच करता है। अब हमें एक बात पता है कि छोटे वाले एटम जो है, छोटे वाले एटम का सेंटर और बड़े वाले एटम, किसी भी दो बड़े वाले एटम का सेंटर, छोटे वाले एटम का सेंटर और किसी भी दो बड़े एटम का सेंटर, दे ऑल मेक्स अ बॉन्ड एंगल ऑफ व्हाट 109.2। मतलब यहां पर जो बॉन्ड एंगल्स बनेंगे वो 109.2 बनेंगे। अब अपन एक काम करते हैं कि भाई हमें ये तो समझ में आ गया कि
आपने 3 एटम से एक ट्रायंगल बनाया था। अगर मैं इतने बड़े साइज का एटम उसमें रखूंगा वॉइड में, तो वो एटम इन तीनों एटम को टच करेगा, वो एटम इन तीनों एटम को टच करेगा अगर इतने बड़े साइज का एटम होगा तो, लेकिन ब्लू वाले को टच नहीं करता। हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाना था, टेट्राहेड्रल वॉइड के सेंटर तक लेके जाना था कि भाई हमें तो टेट्राहेड्रल वॉइड में एटम रखना है, तो हमने क्या किया, इसका साइज बढ़ाना शुरू। तो जब साइज बढ़ाना शुरू किया तो ये बाहर की तरफ आने लगा विदाउट डिस्प्लेसिंग। वो बाहर की तरफ आता गया आता गया आता गया, और जो ब्लू वाला एटम ऊपर हमने रखा है इसमें, जैसे ही वो उस ब्लू वाले एटम को टच करेगा, रेड वाला एटम, हमने कहा ये आइडियल साइज है उस एटम का टू कीप इनटू द टेट्राहेड्रल। अब अपन कहेंगे ठीक है, आपने टेट्राहेड्रल वॉइड बना लिया। अब हम इसको ऐसे देख लेते हैं, ऐसे ये एटम 1 हो गया, ये एटम 2 हो गया, और ये एटम 3। तो अगर मैं एटम 1 और 2 को बना लेता हूं, मेरे पास ये एटम 1 है, ये एटम 2 है, ये एटम 1 है, ये एटम 2 है, और 3 वाला एटम इज ऑन द बैक साइड, और रेड वाला एटम अपन ऐसे दिख रहा होगा अपन, ये रेड वाला एटम 3 इज ऑन द बैक साइड है, so एटम 3 ऑन द बैक साइड, बैक साइड मैंने ये लिख लिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और फिर एक दो बैक साइड वाले एटम पे फिर ब्लू वाला एटम रखेंगे अपन, तो अपन ने थोड़ा बड़ा बनाया इसको ताकि अपन कैलकुलेशन कर, इसलिए मैंने उसको थोड़ा बड़ा बनाया। अब अपन क्या करेंगे, इसका मुझे कैलकुलेशन करना है कि इसका साइज कितना बड़ा होना चाहिए। तो अपन कहेंगे देखो, अब वापस अपन इस टाइप से देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं। तो अपन कहेंगे देखो, एक बात है, इसके सेंटर से किसी भी दो एटम का सेंटर अगर ज्वाइन करते हैं, तो ये वाला बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो अपन को पता है दिस बॉन्ड एंगल इज 109.2। ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, इन दोनों को जोड़ूंगा तो मैं कहूंगा ये तो आर हो गया, ये भी आर है ना, ये भी आर है, मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा, राइट। अब अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अगर इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बॉन्ड एंगल अपन को पता है, दो के बीच में जो बॉन्ड एंगल है, मैं इसको कर लेता हूँ ए, इसको लिख लेते हैं अपन बी, और इसको सी। तो अपन ऐसे लिख लेते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ये कर देते हैं, ठीक है, तो अलग लिख लेते हैं ताकि ठीक है। फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं इधर, इसको लिख लेता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ सो एंगल डी बी सी विल बी इक्वल टू 109.2 मिनट्स डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा अपने पास 108 होगा, तो 108 होगा तो अपन बता सकते हैं दैट इज 54, और 1 डिग्री मतलब 60, मतलब अपन लिखेंगे 1 डिग्री मतलब 60 रेडियन, 60 प्लस 28 88 डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल टू 40, ये आ जाता है, राइट। तो अपन को पता है कि एंगल डी बी सी कितना है। अपन क्या करते हैं, डी बी सी में अपन को पता है ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, ये अपने पास डीसी जो है वो कैपिटल आर है, तो मुझे BC गिवन है दैट इज इक्वल टू R प्लस आर, और CD गिवन है मुझे दैट इज इक्वल टू R। तो क्या करना चाहिए अपन को, इसमें यूज करके अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, साइन 54.44 है ना, क्योंकि ये तो अपने पास परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज, तो अपन क्या करेंगे, ठीक है, तो R अपन R प्लस आर। अब थोड़ा सा एंगल के कैलकुलेशन में अपन को प्रॉब्लम आएगा, मे बी पॉसिबल, बट वी कैन से दैट अगर हम साइन 53 वगैरह कैलकुलेट करके अपन उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको बढ़ा देंगे साइन 54 को और उससे कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं। वैसे साइन 54.4 जो 54.44 जो है ना, दैट इज साइन 50, ये वाला वैल्यू जो होता है दैट इज 0.816, ये होता है, तो आर अपन आर प्लस आर कर लेते हैं।
तो मेरे पास आ गया R विल बी इक्वल टू दैट इज 0.225, ये आता है, दैट इज वैल्यू। तो ये वैल्यू जो है 0.6184, मतलब वो जनरली क्योंकि हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ना, हाफ ऑफ 109.28 मिनट्स है, इसलिए जनरली याद नहीं रहता, वो याद ही करके रखते हैं। और वो उस नंबर का तो मुझे और भी जरूरत पड़ता है, बिकॉज व्हाट हैपन, जैसे अपन पढ़ते हैं ना मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो अपन को पता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में दैट इज आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इनका रेशियो जो है वो 1:0.92:0.816। तो ये नंबर वैसे भी मुझे यहाँ तो याद रखना ही होता है कि वो रेशियो ऑफ द वेलोसिटी, और वो नंबर मतलब अनफॉर्चुनेटली साइन 54.4 आता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए वो अपन याद रख सकते हैं, क्योंकि वो तो नंबर पर तो याद रखने ही होते हैं रेशियो, ताकि अपन फटाफट कैलकुलेशन कर पाए। तो अपन वैसे बता सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम, दैट इज रेडियस रेशियो, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे वी गॉट द साइज ऑफ एटम, मोस्टली तो हमें रिजल्ट का ही जरूरत पड़ेगा, तो अपन रिजल्ट को याद रखेंगे। बस मैंने ये कैलकुलेशन दिखाया आपको कि कैलकुलेशन कैसे किया अपन ने, उसको रख, राइट ना। सो दिस इज अबाउट द टेट्राहेड्रल वॉइड। अब अपन क्या कर सकते हैं कि भाई अगर 4 एटम मुझे गिवन है, ऐसे 4 एटम्स गिवन है, तो फिर मैं उसमें 4 एटम से जो वॉइड बनेगा, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड इज अ डेफिनेट वॉइड, डेफिनेट टाइप ऑफ वॉइड अपन ने पढ़े हुए हैं, दैट इज टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दो ही वॉइड अपन ने डेफिनेट टाइप ऑफ वॉइड पढ़े हुए हैं, वही अपने सिलेबस में, ठीक है। तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर मेरे पास कोई पॉइंट ऐसे, द लार्जेस्ट साइज ऑफ एटम, the largest size of atom that can fit into the void, with coordination number 4, into void with coordination number 4। तो मैंने क्या किया, मैंने कोई शेप नहीं बनाया अपनी तरफ से, मैंने तो ये कहा आपको कि भाई अगर मेरे पास 4 बड़े एटम हैं, तो उनसे जो भी वॉइड बनाओगे आप, जिस भी टाइप का वॉइड बना सकते हो बना लो, और उसमें कितने बड़े साइज का एटम, मैक्सिमम कितने बड़े साइज का एटम रख सकते हो। तो अपन कहते हैं कि भाई देखो, अगर यहाँ टेट्राहेड्रल मेंशन होता तो ये, और ये साइज बड़ा है किससे, एज कंपेयर टू जो ट्रायंगुलर था, वो होना भी चाहिए, बिकॉज ये तो काफी ऊपर रखा हुआ था, ये तो इन तीनों पे रेस्ट कर रहा था रेड वाला एटम। अब मैंने आपसे पूछा है कि भाई ठीक है, मैं कोई डेफिनेट टाइप ऑफ वॉइड की बात नहीं कर रहा, अगर 4 एटम मैंने तुम्हें दे दिए और तुमसे कहा कि इनका एक वॉइड बनाओ, ऐसा कि वो सबसे बड़ा वॉइड हो 4 एटम के अरेंजमेंट से, तो अपन कहेंगे अगर 4 एटम के अरेंजमेंट से सबसे बड़ा वॉइड बनाना है तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा, एक एटम ऐसे रख लूंगा, एक एटम ऐसे रख लूंगा, और एक बाकी 2 और एटम को ऐसे ऐसे बना। This will be the largest size of void that can fit into the largest size of void that can be formed by what, 4 equal size of atoms। तो अपन इसे क्या करेंगे, वैसे अपन इसको नाम भी दे सकते हैं, अपन इसको स्क्वायर प्लेनर वॉइड बोल सकते हैं, दिस कैन बी कॉल्ड एज स्क्वायर प्लेनर वॉइड। लेकिन डेफिनेट टाइप ऑफ वॉइड अपन 2 ही पढ़ते हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। आपने स्क्वायर प्लेनर लेकिन यहाँ कोई वर्ड यूज नहीं किया, अपन तो ये पढ़ रहे हैं कि भाई कितना लार्जेस्ट साइज ऑफ एटम दैट कैन फिट इनटू द वॉइड विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही रहेगा, क्योंकि ये चारों को टच करेगा। तो अपन कहेंगे इस एटम का साइज कैलकुलेट करना है अपन को, तो अगर इस एटम का साइज कैलकुलेट करना है तो ठीक है भाई, रेडियस अपन को r गिवन है और a इज इक्वल टू 2r। तो इसका रेडियस कैलकुलेट करने के लिए अपन इसको स्क्वायर का फेस डायगोनल ले सकते हैं। अपन को पता है इसका रेडियस तो r है, ये भी r है, ये स्मॉल r है, ये स्मॉल r है, तो अपन लिख सकते हैं ये तो फेस, दैट इज फेस डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हो जाएगा। सो फेस डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, क्या सीधे लिखते हैं भाई, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 2। तो डायगोनल क्या आ गया अपने पास, 2r प्लस 2r आ गया, दैट विल बी इक्वल टू रूट 2a।
और 2r प्लस 2r विल बी इक्वल टू ए, तो अपन को पता है ये दोनों एटम आपस में टच करते हैं तो उसका एज लेंथ जो आएगा वो 2r आएगा, सो √2 ऑफ 2r। सॉल्व कर लेते हैं भाई, √2 तो अपन को पता है कितना होता है ना, सॉल्व कर लेते हैं। √2 अपन को पता है 1.414 होता है, तो आई गॉट दैट r विल बी इक्वल टू 0.414r, मतलब यहाँ पर जो इसके रिस्पेक्ट में जो इसका साइज होगा वो 0.414 आना चाहिए इसके रिस्पेक्ट में, वी कैन राइट। तो लार्जेस्ट साइज ऑफ एटम, ये अपन ने वॉइड कोई ऐसे नहीं लिखा था, बट वो अनफॉर्चुनेटली 4 एटम के अरेंजमेंट से वो स्क्वायर बन रहा है, तो अपन बोल सकते हैं कि भाई इट इज अ स्क्वायर प्लेनर वॉइड, प्लेनर वॉइड, ये अपन बता सकते हैं। तो इट इज स्क्वायर प्लेनर वॉइड बता सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। अपन ने कोई ऐसे नहीं बताया कि स्क्वायर प्लेनर वॉइड अभी हमें पढ़ना है, बट हाँ स्क्वायर प्लेनर अगर बन रहा है कहीं तो अपन बता सकते हैं ये कि अगर किसी एटम में इस टाइप का अरेंजमेंट बन रहा है तो मैं ये बोल दूंगा कि वहां पर कितने बड़े साइज का एटम आप रख सकते हैं, वो अपन बता सकते हैं। क्योंकि अगर अपन को एक बात पता है अच्छे से कि स्क्वायर प्लेनर वॉइड कहाँ बन सकता है, तो अपन कहेंगे भाई सिंपल क्यूबिक का जो एक फेस होता है ना, सिंपल क्यूबिक में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है उस अपन ने यही तो कहा था उसमें एससीपी यूनिट सेल में कि 4 एटम को आप ऐसे रख लो और फिर 4 और एटम इसके ऊपर रख दो और सभी के सेंटर को ज्वाइन कर दो, ये गेट अ सिंपल क्यूबिक। तो एक फेस पे, मतलब अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसके एक फेस जो होगा वहां पर ये खाली जगह होगी, तो अगर उस फेस पे मुझे मैक्सिमम साइज का एटम रखना है तो ये उसका मैक्सिमम, इससे छोटा होगा तो बाहर निकल जाएगा। जैसे ट्रायंगुलर वॉइड में अपन कहेंगे भाई आपने ट्रायंगुलर वॉइड ऐसे बनाया था, अब इसमें कितने बड़े साइज का एटम आ रहा था, तो करने का 0.41 ये आ रहा, तो इससे छोटा होगा तो दूसरी तरफ गिर जाएगा, और उससे बड़ा होगा तो, इससे छोटा होगा तो दूसरी तरफ गिर जाएगा, और अगर इससे बड़ा होगा तो फिर इसका सेंटर इन तीनों के सेंटर के प्लेन में नहीं रह पाएगा, क्योंकि फिर ये डिस्प्लेस हो सकते हैं ना अगर उससे इससे बड़ा साइज रखोगे। और ये अपन ने तब कैलकुलेट किया जब चारों के सेंटर एक ही प्लेन, तो उस टाइप से अपन को थोड़ा ध्यान रखना होता है कि हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। फोर्थ विल राइट दैट ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी octahedral void, octahedral void में coordination number is equal to 6, coordination number will be equal to 6। तो अगर अपन चेक करेंगे कि भाई octahedral void कैसे बनाया था, तो अपन ने octahedral void पढ़ा हुआ है। octahedral void में आपने क्या बताया था कि 4 एटम आप ऐसे, 4 एटम आप ऐसे रखोगे octahedral void में अपन ने जो पढ़ा था, 4 एटम ऐसे रखेंगे और एक इनसे एक एटम ऊपर रखेंगे, एक एटम इसमें फिर ऊपर रखते हैं ऐसे, और एक एटम बॉटम साइड से रखते हैं, तो एक एटम बॉटम साइड से रख देते हैं भाई, ये वाला वो एटम है जो बॉटम, ग्रीन वाले एटम को अपन बॉटम, तो फिर जो वॉइड में रखा होगा वो, तो अपन कहेंगे भाई वॉइड वाला एटम अपन ऐसे बना, ये वाला। तो अगर देखा जाए तो ये वाला एटम जो है वॉइड वाला, ये यही तो है, इसमें भी आप एक ऊपर से ब्लू वाला रख देते हैं, बॉटम से ग्रीन वाला रख देते। भाई अगर देखा जाए तो अपन यही तो कहेंगे, देखना अपन जैसे आपने 1 2 3 4 ऐसे स्क्वायर बनाया, ब्लू वाला ऊपर रखा हुआ, ग्रीन वाला नीचे रखा हुआ, तो मैं ऐसे भी तो स्क्वायर बना सकता हूँ, ये दोनों ब्लैक वाले और ब्लू और ग्रीन वाले, मतलब वो भी तो स्क्वायर बनाएंगे ना। भाई ऑक्टाहेड्रल तो ऐसे होता है, अपन को पता है ऑक्टाहेड्रल शेप कैसे होता है, पता है एक स्क्वायर बनता है और फिर इधर और इधर अपन ऐसे बनाते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में अपन क्या बोलते हैं कि भाई देखो ये तो हो गया अपने पास एक स्क्वायर बना दिया, और ये एटम इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, इसको टच करेगा और ये इसको भी टच करेगा, जैसे ब्लू वाला एटम हो गया, तो ये अपने लिए ब्लू वाला एटम, ब्लैक वाले एटम ये होगा, ये ब्लैक वाले एटम हो गया, ऊपर ब्लू वाला एटम हो गया और नीचे ग्रीन वाला,
ये ब्लू वाला एटम बन गया, और नीचे पर ग्रीन वाले एटम की बात कर रहे हैं, तो भाई नीचे पर ग्रीन वाला एटम, ग्रीन वाले एटम को भी अपन टच कर सकते हैं। तो ये एटम को भी अपन ऐसे टच करेंगे कि भाई ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और ये भी एक पेंटागन बना रहा है। दैट इज व्हाट वी हैव डन। भाई ऊपर वाला एटम इन सबको टच करता है, A इज इक्वल टू 2R, इधर भी इक्वल टू 2R, इधर भी इक्वल टू 2R, ये तो अपन को पता है। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, इसमें मैं चाहूं तो ऐसे भी बना सकता हूँ ना स्क्वायर, क्योंकि सारे बॉन्ड एंगल 90 है, इसमें सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। वैसे ऑक्टाहेड्रल में कितने 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स हैं? इसमें कितने 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होंगे? ऑक्टाहेड्रॉन में 90 डिग्री कितने बॉन्ड एंगल्स होंगे? बताओ भाई, किसी भी ऑक्टाहेड्रॉन में कितने 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होंगे? 90 डिग्री बॉन्ड एंगल इन ऑक्टाहेड्रॉन, तुम लोग को आंसर बताना चाहिए। 4 चलेगा, से है ना? 90 डिग्री बॉन्ड एंगल कितने होंगे आपको बताना चाहिए फटाफट, क्योंकि वो चैट सिर्फ मैं देख सकता हूँ ना, अपना आंसर तो दे कम से कम। ठीक है, अपने पास काफी आंसर्स है, तो अपन कहेंगे देख भाई, एक तो ये स्क्वायर प्लेनर बनाया था आपने, तो इस पॉइंट से मतलब ये जो बनाया आपने, 4 तो ये हो गए, ये परपेंडिकुलर है इनसे, तो 4 ये भी हो गए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके। बॉटम में भी ये हो, ये इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका। तो ऊपर भी 4 बनेंगे, नीचे भी 4 बनेंगे, और 4 यहाँ बनेंगे, टोटल 12 90 डिग्री का, राइट ना? अब आपको ऑक्टाहेड्रल अच्छे से समझ में आ गया कि ऑक्टाहेड्रल है क्या, तभी तो अपन बता रहे हैं ना। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या है? 8 फेस। ऑक्टा मतलब 8 फेस। इसमें ना 1 2 3 4 फेस ऊपर बन गए और 4 नीचे बने, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल, है ना? 6 एटम से ऑक्टाहेड्रल। तो मेरा मतलब ये था कि ये दोनों ब्लैक वाले एटम और ये ब्लू वाला एटम एज वेल एज ग्रीन वाला एटम, तो इन चारों से अपन एक स्क्वायर बना सकते हैं, और ये वाला एटम ऊपर से रखा हुआ है, ये वाला एटम बॉटम से रखा हुआ है, ऐसे नहीं बोल सकते, ये वाला एटम ऊपर से रखा हुआ है, ये वाला एटम बॉटम से, तो दैट इज आल्सो ऑक्टाहेड्रल। तो अपन को दिख रहा है कि जैसे अपन ने कहा कि 1 2 और ये दोनों को मिला के एक स्क्वायर बनाते हैं, ऊपर से ये रखा हुआ है, बॉटम से ये, मतलब स्क्वायर में तो पक्का चारों एटम टच करेंगे, ब्लू वाला एटम और ग्रीन वाला एटम भी इसको टच करेगा। क्यों? क्योंकि अपन ने बना के देख लिया ना, इन दोनों से और ब्लू और ग्रीन से एक स्क्वायर ऐसे बना लिया, तो देखो अगर ये टच कर रहा है ऊपर से और बॉटम से, इसका मतलब ब्लू और ग्रीन भी टच कर रहे हैं ऊपर से और बॉटम। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसके ऊपर 6। अब अपन कहेंगे ठीक है, इसका साइज कितना होना चाहिए, तो लिखा तो आप कैसे कहोगे, बता देंगे अपन इसमें साइज, स्क्वायर प्लेनर बना ही रहे हो आप इसमें, तो जैसे आपने लिखा वैसे इसमें साइज बना देंगे अपन। इन चारों को ज्वाइन कर लेते हैं, इनके सेंटर को ज्वाइन करते हैं, और इनके सेंटर को ज्वाइन करके फिर अपन फेस डायगोनल बना देंगे। फेस डायगोनल बनाऊंगा तो फिर मेरे पास वही आ जाएगा, 2r प्लस 2r इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू रूट 2a, so r will be equal to 0.414r, 414r, ये दैट इज ऑक्टाहेड्रल। किसी को डाउट है तो बोलो, वो बोल सकता है कि भाई सर हमको डाउट है, तो बता दूंगा आपको, दैट इज ऑक्टाहेड्रल, राइट? अब ठीक है, बिकॉज इसमें भी वही साइज आ रहा है और इसमें भी, अब इसमें क्या करना था, तो स्क्वायर बनाने के लिए आपने एक एटम इधर रख दिया, एक बॉटम साइड से रख दिया, तो ऐसे भी स्क्वायर बना सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ, और ऐसे स्क्वायर बना रहे थे ऐसे भी बना सकते थे, तो ये टॉप और बॉटम वाला हो जाएगा, तो भी। अब जैसे अपने लार्जेस्ट साइज की बात की थी, वैसे इसमें भी एक लार्जेस्ट साइज की बात कर लेते हैं, तो लार्जेस्ट साइज ऑफ एटम दैट कैन फिट इनटू द वॉइड विद कोऑर्डिनेशन नंबर, पहले मैं ये कर लेता हूं, 5th पॉइंट लिखते हैं, द साइज ऑफ एटम
atom that can fit into cubical void, that can fit into the cubical void, the cubical void. अब क्यूबिकल वॉइड की बात करेंगे तो एससीपी यूनिट सेल की बात कर रहे हो भाई। अगर क्यूबिकल वॉइड बनाना है मुझे तो 4 एटम ऐसे रखूंगा क्यूब बनाने के लिए और 4 एटम और रखूंगा और सभी के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा 2r, 2r दैट इज a is equal to 2r, उसमें एज लेंथ तो इक्वल ही है। तो क्यूबिकल वॉइड का मतलब हो गया कि आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि देखो भाई मुझे ना क्या करना है कि एक 4 एटम का अरेंजमेंट तो ऐसे बनाना है, एससीपी का अरेंजमेंट बना रहा हूं मैं। तो 4 एटम का अरेंजमेंट आप ऐसे बनाओगे और यहाँ पर कितने बड़े साइज का एटम रखना है वो अपन को पता है। अब कितने बड़े साइज का एटम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो कितने बड़े साइज का एटम रख सकते हैं यहाँ पर वो तो अपन को पता है 0.41, लेकिन अगर वो क्यूबिकल वॉइड होगा तो ये वाला एटम जो है रेड वाला जो इसके फेस में रखोगे वो तो सिर्फ इन चारों को टच करेगा। मुझे चाहिए क्यूबिकल वॉइड में कि जब मैं इसके ऊपर 4 और रखूंगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होना चाहिए, मतलब जो एटम आप रखोगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होना चाहिए। तो इनके ऊपर अपन ने 4 और एटम, मतलब आप मुझसे कह रहे हो कि मेरे पास एक क्यूब है ऐसे और आपने उसके ऊपर 4 एटम और रखे हुए हैं ऐसे, ये 4 एटम और रखे हैं हमने। तो पीछे वाले 4 एटम आप ऐसे दिखा रहे हैं कि ये 4 एटम जो आपने ये रखे हुए हैं। अब इनके ऊपर 4 एटम और रखने वाले हो आप, तो इनके ऊपर ये 4 एटम और रखे आप, ये 4 एटम और रखे। अब आप चाहते हो कि मतलब यहां पर एक बीच में एक एटम रखा जाए जो इन 8 सभी 8 एटम को टच करे, तो बॉडी सेंटर बोल दो। लेकिन बॉडी सेंटर में क्या होता है कि ये एटम आपस में टच नहीं करते बीसीसी स्ट्रक्चर, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर ये एटम आपस में कॉर्नर वाले एटम सभी टच करें आपस में, और सेंटर में जो वो एक खाली जगह है वहां पर एटम को रखो। सो ऑल कॉर्नर एटम टचेस ईच अदर, एटम टच ईच अदर, ठीक है, ईच अदर, एंड द एटम इन द सेंटर, इन सेंटर जो एटम सेंटर में प्रेजेंट है टचेस ऑल कॉर्नर एटम, टचेस ऑल कॉर्नर एटम, ऑल कॉर्नर एटम, वो सभी को टच करेगा, ठीक है, उस सभी कॉर्नर एटम को टच करेगा तो विल राइट भाई यहाँ पर। तो अब अगर वो सभी कॉर्नर एटम को टच करेगा तो होगा क्या ना, जैसे ये है अगर इसके ऊपर 4 एटम और रखूंगा और ये सब इस छोटे वाले रेड वाले एटम को उनको भी टच करना चाहिए, तो इसे मुझे ना इसको फेस से, ये फेस पे रखा होगा तो मुझे फेस से इसको बॉडी के सेंटर में लेके आना पड़ेगा। अगर मैं इस छोटे एटम को इससे बाहर निकालता हूं तो मैं उसका साइज बढ़ा सकता हूं, तो उसका साइज जो होगा वो ऐसे होगा, ऐसे हो जाएगा उसका size। तो अपन कहेंगे भाई इसका साइज कैलकुलेट कैसे करोगे, तो अपन कहेंगे साइज कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक बात पता है कि सभी कॉर्नर एटम इसको टच करते हैं, कॉर्नर एटम सभी आपस में भी टच कर सकते हैं और सभी कॉर्नर एटम इसको भी टच करते हैं। तो बॉडी डायग्राम ले लेता हूं यहां से यहां, अगर अपन बॉडी डायग्राम लेंगे तो इसको ऐसे करते हैं, ये बॉडी डायग्राम ऑफ अ क्यूब, और बॉडी डायग्राम ऑफ अ क्यूब कितना होता है वो पता है, बॉडी डायग्राम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू रूट, इसमें ए अपन को पता है, तो बॉडी डायगोनल ऑफ रूट इट इज इक्वल टू रूट 3 है। तो और यहाँ पर अपन को पता है कि ये एटम इसको भी टच करता है और ये एटम इसको भी टच करता है, क्योंकि सभी कॉर्नर वाले एटम सेंटर वाले को टच करते हैं। तो अपन लिखेंगे भाई 2r प्लस 2r इज इक्वल टू रूट 3, अपन को पता है क्या होता है। सो r विल बी इक्वल टू 0.73, इसका साइज अपन को पता चल गया, ये काफी बड़ा साइज होगा जो अपन रख सकते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसमें मतलब द कोऑर्डिनेशन नंबर,
of small atom will be equal to how much? तो अपन कहेंगे that वो सभी को। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, आपने लार्जर साइज ऑफ एटम रखा तो वो एससीपी बना के आपने मतलब उसमें कितने बड़े साइज का एटम रख सकते हैं ये मुझे पता चल गया। इसका मतलब मुझे दो बातें पता चल गई। एससीपी में सेंटर में कितने बड़े साइज का एटम आ सकता है और उसके फेस पे कितने बड़े साइज का एटम। अगर फेस सेंटर पर रखना है तो इतने बड़े साइज का एटम आएगा और अगर उसके बॉडी सेंटर में रखना है तो इतने बड़े साइज का एटम आएगा। तो मैं इसको बॉडी सेंटर बोल सकता हूं? बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि बीसीसी स्ट्रक्चर में इसका साइज उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा ये साइज होता है, इसलिए बीसीसी नहीं। हमने इसको क्यूबिकल वॉइड इसलिए बोला बिकॉज हम 8 एटम के अरेंजमेंट से अगर क्यूब बनाएंगे जिसमें A इज इक्वल टू 2R है तो उसमें मैक्सिमम कितने बड़े साइज का एटम है। और यही अरेंजमेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 7 के लिए भी होगा। हम क्या करेंगे, किसी एक कॉर्नर से एटम को निकाल देंगे। अभी भी सभी एटम के बीच में, बड़े एटम के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2R है। जब आप कोई वॉइड बनाते हो ना तो बड़े एटम के बीच में डिस्टेंस हमेशा 2R होना चाहिए, तो अपन उसे वॉइड करेंगे इक्वल डिस्टेंस, सो तभी वो एग्जैक्ट वॉइड होगा। तो अगर मैं दो कॉर्नर से एटम निकाल दूं तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, द लार्जेस्ट साइज ऑफ एटम दैट कैन फिट इनटू द वॉइड विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो अपन इसको ही बता दें। तो फिर ये क्या था, ये तो एग्जैक्ट वॉइड था जिसका शेप ऑक्टेट्राहेड्रल होगा, उसमें अपन इतने बड़े साइज का एटम। जैसे अपन ने कहा था एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल है तो 0.225, लेकिन अगर 4 एटम से कोई भी अरेंजमेंट बना सकता हूं तो मैक्सिमम साइज ये। बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्ट ऑक्टेट्राहेड्रल है तो ये साइज है, और अगर मुझे 6 एटम से कोई भी अरेंजमेंट बनाना है तो इस टाइप का बना दूंगा, ये दोनों हटा दूंगा और क्यूब टाइप का दिख रहा होगा। 6 ऐसे 4 ये एटम रखे होंगे और 2 एटम इन दोनों एटम पर रखा होगा, उस टाइप का बता दूंगा और वहां ये एटम रख के बता दूंगा दैट विल बी द साइज। So that is how we have calculated the different size of atom that can fit into the different type of voids. तो ये different size of atom है जिसको अपन radius ratio से पढ़ते हैं कि what is radius ratio, right? अब अपन बात करेंगे कि भाई ये radius ratio थोड़ा सा मैं कंपाइल करूंगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, हमको साइज पता चल गया, तो अब ये बताओ कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे और मुझे सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके बाद अपन क्वेश्चंस पे जाएंगे क्योंकि अब तक अपन ने ज्यादा क्वेश्चन कुछ डिस्कस नहीं किया। क्योंकि इसमें यूनिट सेल में ना जितना ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होगा उतना ही इजीली अपन अच्छे इजीली क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक मैंने आपको सिर्फ बताया है, मैंने आपको न्यूमेरिकल भी नहीं करवाया और कोई क्वेश्चन भी नहीं करवाया। अब करवा सकते हैं अपन, क्योंकि अब अपन इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले अपन क्या करेंगे, रेडियस रेशियो जो होगा ना उसके लिए एक मतलब लिख लेते हैं थोड़ा सा कि साइज ऑफ एटम इस टाइप से कर लेते हैं। तो रेडियस रेशियो लिख लेता हूं मैं, then I can write that type of void लिख लेता हूं और कोऑर्डिनेशन फिर अपन कोऑर्डिनेशन। तो एक तो अपन ऐसे कर लेते हैं कि भाई कितना अपन लिख सकते हैं वो देख लेते हैं, void लिख लेंगे अपन और एक छोटा सा अपन इस टाइप से, और अगर जरूरत पड़ा तो मैं एग्जांपल, भाई कुछ कुछ एग्जांपल भी अगर जरूरत पड़ेगा तो अपन लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, एटलीस्ट वो एग्जांपल जो अपन से पूछ सकते हैं वो एग्जांपल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन एग्जांपल भी लिखेंगे तो ये अपन ने पढ़ा। अब अगर रेडियस रेशियो लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, अगर मान लो मेरे पास एक रेडियस रेशियो जैसे अपन ने 0.155 पढ़ा ये, तो अगर मान लो मैं ये सबसे छोटा एटम अपन ने पढ़ा वॉइड में रखने के लिए, अगर मैं इससे छोटा भी एटम रखूं तो इससे भी छोटा हो जाए तो फिर अपन कहेंगे देखो भाई अभी आपने बताया था मुझे कि 3 एटम है, अगर इसमें इधर जो एटम रख रहे हो उसका साइज इससे छोटा हुआ तो वो दूसरी तरफ गिर जाएगा, वो ट्रायंगुलर वॉइड में भी नहीं रह पाएगा, ये तो उधर जाके बीच में जाके फंस गया। अगर उससे छोटा होगा तो दूसरी तरफ गिर जाएगा, तो अपन क्या करेंगे कि अपन कहेंगे देखो इससे छोटा अगर एटम है तो फिर मैं भाई 2 एटम ले लो कोई भी, उनके बीच में वो छोटा सा एटम ये कर सकते हो आप मैक्सिमम, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मतलब अगर इससे छोटा एटम है तो उसको मैं 2 एटम के बीच में बस ऐसे ज्वाइन कर सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं, तो मैं उसको लीनियर वॉइड।
लीनियर वॉइड होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ऐसे। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, इसमें तुम्हें दो के बीच में कैसे भी एटम रख सकता हूं, लेकिन अपन ने कहा हाँ उससे भी छोटा होगा तो चलो उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना बड़ा होगा एटम तब भी अपन लीनियर वॉइड में डाल सकते हैं। लीनियर में तो कुछ भी हो सकता है, दो एटम के बीच में ही तो रखना है, लेकिन अपन कहेंगे नहीं नहीं, अगर वॉइड की बात करोगे तो इतने बड़े साइज के एटम को मैं ट्रायंगुलर वॉइड में रख सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, ट्रायंगुलर वॉइड में अगर रखना है तो मुझे 0.155 आर रखना है, तो फिर वो ट्रायंगुलर वॉइड होगा बस। लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर 3 चाहते हैं तो मैं कहूंगा फिर मेरे पास रेंज आ सकता है। रेंज कैसे? क्योंकि फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कोऑर्डिनेशन, ये तो ट्रायंगुलर वॉइड में आइडियल साइज होता है, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए लिखना चाहते हो तब तो मैं रेंज लिखूंगा दैट इज लेस देन 0.2। देखो जब अपन ने अभी थोड़ी देर पहले टेट्राहेड्रल वॉइड बनाया था ना, तो मैंने आपसे क्या कहा था, टेट्राहेड्रल वॉइड बनाया था तो अपन ने कहा था कि यहाँ पर जो छोटा एटम, यहाँ पर एक एटम रखना होता है, ब्लू वाला एटम जो रखा था अपन ने, कि यहाँ पर जो एटम है ना, इसमें इसमें आइडियल साइज तो ये है, लेकिन अगर मैं इस एटम का साइज बढ़ाऊंगा विदाउट डिस्प्लेसिंग दीज, तो फिर इसका साइज बढ़ेगा तो ये वॉइड से बाहर आना शुरू कर देगा। अगर बाहर आएगा तो इन पर रेस्ट ही तो करेगा तीनों पे, भाई आएगा तो रेस्ट करेगा ना तीनों पे, ऐसे फिर बढ़ाया अपन ने थोड़ा। लेकिन जब तक वो एटम इसको बड़े वाले एटम को टच नहीं करता तब तक तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ही रहेगा ना। ये छोटा वाले एटम का आप साइज बढ़ाते रहो तो वो जो ट्रायंगुलर वॉइड होगा उस एग्जैक्ट साइज से, आइडियल साइज से ऊपर आएगा तो साइज बढ़ता रहेगा। मैं उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 तब तक बोल सकता हूं जब तक वो ऊपर रखे हुए बड़े एटम को टच नहीं करता। अगर मैं इससे थोड़ा भी छोटा साइज करता हूं तो फिर वो छोटा एटम इस बड़े वाले एटम को टच नहीं करेगा, तो फिर मैं उसको क्या बोल सकता हूं, उसको मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में ट्रायंगुलर वॉइड बोल सकता हूं। लेकिन वो ट्रायंगुलर वॉइड में मतलब इससे छोटा और इससे बड़ा, वो जो रेडियस रेशियो होगा उसमें मैं ये बोल सकता हूं कि वो एग्जैक्ट आइडियल साइज नहीं है, लेकिन रख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 वाले वॉइड में, सो अपन उसे ट्रायंगुलर बोल सकते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, इसलिए वो रेंज बता रहा हूं। तो और अगर मान लो मैंने 0.225 लिखा तो फिर अपन कहेंगे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, और ये टेट्राहेड्रल वॉइड है जब वो चारों को टच कर रहा होगा, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई अगर इतना है तो कहूंगा टेट्राहेड्रल वॉइड। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा टेट्राहेड्रल वॉइड, तो मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए मतलब कोई रेंज लिख सकता हूं, तो अपन बता देंगे 0.414, क्योंकि अगर इतना बड़े साइज का आइटम रखोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा और वो ऑक्टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अपन कहेंगे ठीक है अगर मान लो मेरे पास 0.414 है आर, तो कहेंगे ऑक्टेट्राहेड्रल वॉइड में रखो, और मैं लेस देन 0.732 आर लिख लेता हूँ। हाँ ठीक है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आप 6 बता रहे हो, मतलब ये तो ऑक्टेट्राहेड्रल वॉइड था ये वाला ऑक्टेट्राहेड्रल वॉइड, लेकिन आप ये वाले पॉइंट के लिए इससे छोटा आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हो, और अगर इतने बड़े साइज का आइटम होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। मतलब अगर 0.732 आर लिखा आपने तो फिर मैं इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और क्यूबिकल वॉइड लिखूंगा, इसको क्यूबिकल वॉइड बनाऊंगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 8, और इससे इसको बताऊंगा लेस देन 1, क्योंकि अगर 1 हो गया तो फिर मुझे उसे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलना पड़ेगा। अगर आपने 1 लिखा तो इट विल बिकम अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, क्योंकि फिर तो सेम साइज का एटम आ गया ना सेंटर में, देन इट विल बी अ बॉडी सेंटर्ड। तो ये सर हाँ बोलो। सर सेकंड थर्ड और फोर्थ पॉइंट में हमें सिर्फ लेस देन साइन लिखना होगा ना, अगर इक्वल टू करेंगे तो वो 0.225 के इक्वल हो जाएगा ना। बिल्कुल 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 कर दिया, राइट ना, ओके सर। ठीक है। अब मेरे दिमाग में क्या चल, हाँ मैं ये सोच रहा था कि मतलब वो ऐसे लिख क्यों दिया मैंने, मेरी समझ में नहीं आई, मैंने क्या सोच के लिख दिया। अच्छा वो उसने बता दिया कि वो इक्वल टू मत लिखो सर, तो दिमाग में क्या चल रहा था समझ में नहीं आया, मतलब वैसे क्यों, और वो तो मतलब मिस्टेक ही था और समझा वही रहा हूँ और इक्वल टू लिखते जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों।
चल अच्छा देख, अगर मान ले मेरे पास मैंने रेडियस, अब रेडियस रेशियो तो कैलकुलेट करना ही है मुझे, तो रेडियस रेशियो मान लो मेरे पास आया r पॉजिटिव अपॉन r नेगेटिव, मेरे पास कैटायन का साइज था, एनायन का साइज था, और मेरे पास आया 0.5। मुझसे पूछा गया बताओ भाई कहां रखोगे इस एटम, किस वॉइड में रख सकते हैं, तो अपन रेंज देखें, ऑक्टेटल वॉइड में रख सकते। तो अगर ऑक्टेटल वॉइड में तो आपने इतने बड़े साइज का एटम बताया, फिर 0.5 कैसे बता सकते हो? हाँ, तो 0.5 का एटम रखोगे तो वो थोड़ा ऑक्टाहेड्रॉन जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा। तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करोगे, एग्जैक्ट ऑक्टाहेड्रॉन की बात नहीं कर रहे हो। हाँ, नहीं कर रहा हूं ना, तभी तो रेंज की बात कर रहा हूं। मतलब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा अगर ये साइज होगा तो, क्योंकि इस साइज से लेके इस साइज के पहले तक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा। इसलिए बोल रहा हूं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जहां बन रहा होगा उस यूनिट सेल में आप वहां रख सकते हैं उस एटम। थोड़ा एक्सपैंड होगा एटम, लेकिन रख सकते हैं। तो अगर मेरे पास रेडियस रेशियो सपोज आया मेरे पास 0.3, अब तो अपन कहेंगे 0.3 का रेंज इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसको टेट्राहेड्रल वॉइड में डाल सकते हो आप। वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्योंकि इस रेंज में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आना चाहिए। तो अपन ने रेंज लिखे हुआ है, दीज आर द एग्जैक्ट साइज ऑफ एटम इन आइडियल वॉइड्स। ये जो है एग्जैक्ट साइज ऑफ एटम है इन आइडियल वॉइड्स। तो फिर ये रेंज क्या है, हम कोऑर्डिनेशन नंबर की रेंज बना रहे हैं। जैसे अपन ने कहा था कि भाई टेट्राहेड्रल वॉइड में तो इतने बड़े साइज का रख सकते हैं एटम, ये एग्जैक्ट एटम रख सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए। तो मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए, तो अपन ने स्क्वायर प्लेन बना दिया 0.4, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। हमने वो डिफरेंट शेप ऑफ वॉइड नहीं पता, सो कोऑर्डिनेशन नंबर से बता सकते हैं। अब लीनियर वॉइड में तो मैं किसी भी दो एटम के बीच में रख सकता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ट्रायंगुलर वॉइड में अपन बता सकते हैं कि भाई ट्रायंगुलर वॉइड अपन क्या लिख सकते हैं। तो ट्रायंगुलर वॉइड के लिए आप एग्जांपल लिख सकते हो, B2O3 ट्रायंगुलर वॉइड बनाएगा, AlCl3 भी ट्रायंगुलर वॉइड बना देगा, ये ZnS बना देगा, CaF2 बना देगा, Na2 बना देगा। ये तो पढ़ाऊंगा भी मैं आपको। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में NaCl KCl वगैरह लिख लो आप, KCl they give RbCl they give, but cesium chloride forms that is cubical wide, ये आपका cubical wide। ये एग्जांपल मुझे अभी मतलब आपको डिस्कस भी करेंगे, अगर थोड़ा बहुत याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम एग्जांपल्स में, क्योंकि ये शेप अपन को पढ़ने भी है वैसे। सो दैट इज अबाउट द रेडियस रेशियो, हम कैसे एटम्स को रख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेडियस में, वो अपन रेडियस रेशियो बता सकते हैं। अब इसके बाद पहले अपन जितना अपन ने पढ़ा ना, उन सारे कंसेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, जितना भी अपन ने पढ़ा हर एक पार्ट को, छोटे छोटे पार्ट को निकाल के अपन उन्हें न्यूमेरिकल करेंगे। क्योंकि यहां तक आने के बाद मैं वहां पर अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता हूँ, क्योंकि यूनिट सेल में काफी जगह खाली भी थी, वो खाली जगह में कितने बड़े साइज का आइटम रख सकते हैं वो आपको पता है। तो मैं अगर क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट भी करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि आपको साइज पता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था जब यूनिट सेल के शेप अपन पढ़ रहे थे तो आपको सारे शेप अच्छे से आने चाहिए, ठीक है? तो इसके बाद अब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं फॉर डिफरेंट राइट पार्ट्स। तो आज अपन ये रुक जाते हैं फिर, क्योंकि आपका स्कूल वाला एग्जाम वो भी क्लास भी होगा, न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट टाइम शुरू कर सकते हैं। तो आपको होमवर्क है DPP नंबर 4, और नेक्स्ट टाइम अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर सॉलिड स्टेट का होमवर्क